है। तो ये जो तमाम सारे मुद्दे हैं, ये इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, जैसे कि इस बार ओबीसी, गैर यादव ओबीसी का कंसोलिडेशन, बहुत सारे अन्य जातियों का जो है विभाजन, उनके वोट शेयर का विभाजन, जो कभी किसी के साथ कंसोलिडेटेड रूप में पीछे जाए। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, देखिए, वो दरअसल बहुत सारे इंटरवीनिंग फैक्टर्स उसमें होते हैं। किन्हीं एक फैक्टर को लेकर के हम, या किन्हीं 4 फैक्टर को लेकर के हम जो है नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। जितना मैंने ग्राउंड पर देखा है, बहुत कांटे की लड़ाई है। मैं इन आंकड़ों का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि लड़ाई कहीं और ज्यादा क्लोज है, लड़ाई ज्यादा क्लोज है। और 220 और 172, मुझे लगता है कि ये आंकड़ा शायद और नजदीक आएगा, पटेगा, क्योंकि अगर आप वोट शेयर की बात करें तो 38% बीजेपी के साथ में है, 35% समाजवादी के साथ में, जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें। तो ये 3% का जो गैप है, जैसे हमने उत्तराखंड में भी देखा कि महज 1% का अंतर है। तो जहां 1%, 2%, 3% का अंतर हो, वहां लड़ाई बड़ी क्लोज होती है। और किन्हीं क्षेत्रों में जो जातीय समीकरण हैं या जो मुद्दे हैं, वो कभी कभी हावी हो जाते हैं एक जनरलाइज्ड डेटा पे। तो मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई कहीं ज्यादा क्लोज है, और ये आंकड़े आगे चल के हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को इससे बेहतर सीटें मिले, भाजपा 4 कदम और पीछे रहे, ये भी संभव है। या हो सकता है कि भाजपा बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच जाए। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में 50 से 60 सीटों का अंतर होगा। मेरा ये मानना है कि ये जो गैप है वो अधिकतम 15 से 20 सीटों का होगा। इधर वे किसी भी तरफ ये आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि ग्राउंड में जो चीजें मैंने देखी हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 15 से 20 सीटों का अंतर हो सकता है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन 60 से 70 सीटों का अंतर कुछ ज्यादा लग रहा है। ये मेरा एक व्यक्तिगत या मेरा ऑब्जर्वेशन है कि शायद ऐसा। बिल्कुल। दुर्गेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, जो वोटिंग परसेंटेज है, जैसा भी अभी शिवम ने जिक्र किया कि बीजेपी को 38% और समाजवादी पार्टी को 35% मिलता नजर आ रहा है, जो पीपल्स पल्स का जो सर्वे कहता है, उसके मुताबिक तो जो सीटें हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हमने देखा है नतीजों में शैलेंद्र, कि कम परसेंटेज वालों की बहुत धुआंधार सीटें आ जाती हैं, और ज्यादा परसेंट वोट लेकर बहुत सारे जो दल हैं वो उतनी सीटें नहीं ले पाते हैं। तुम ऐसा बिल्कुल कोई ऐसा हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि परसेंटेज जिस दल का ज्यादा है उसकी सीटें बहुत सारी ज्यादा हों, क्योंकि महत्वपूर्ण इसमें सबसे ये है कि स्विंग किसको मिल रहा है, जो फ्लोटिंग वोट का स्विंग किसको ज्यादा मिल रहा है। अगर वो वोटिंग का स्विंग जिस दल को मिलेगा वो सीटें ज्यादा कन्वर्ट करती है, वो सीटों का आंकड़ा या सीटों का गणित थोड़ा अलग रहता है। उसमें क्या होता है कि बहुत सारी सीटें बहुत कम मार्जिन में दल जीतता है, या उन चीजों को हम लोग कर पाते हैं। तो इसीलिए ये लग रहा है कि ये हनुमान जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि ये बहुत भारी अंतर इसमें नहीं होने वाला है, क्लोज कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूं कि कितना भी क्लोज कॉन्टेक्ट हो, कितना भी क्लोज कॉन्टेस्ट हो, कितना भी कड़ा मुकाबला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ बहुमत के करीब जाते नजर आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पर भी। और सर्वे भी बता रहा है, मुझे लगता है कि पीपुल्स पल्स और के न्यूज का सर्वे और देश के आप मानिए ज्यादातर सर्वे इस बात को बता रहे हैं। कुछ एक को छोड़कर कई ऐसे सर्वे हैं जो ज्यादा संख्या में समाजवादी पार्टी को वो नंबर्स दे रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो चीजें उभर कर सामने आ रही हैं उसमें बीजेपी बहुमत के आसपास खड़ी नजर आ रही है। और जो आपने ठीक कहा शैलेंद्र, कि इस बुलडोजर के मुद्दे को भले ही विपक्ष के लोग या समाजवादी पार्टी गठबंधन के लोग इसको हंसी टिटोली में ले लें, लेकिन ये मुद्दा
मैंने कहा था, आपको ध्यान होगा, मैंने अपने कार्यक्रम मंथन में कई बार इसको उठाया, इस मसले को, कि भाई बुल और बुलडोजर, इसी मसले पर चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश का, कि भाई एक आवारा पशुओं को बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। कोरोना का मुद्दा जिस तरीके से उठना चाहिए था, विपक्ष ने उसको छुआ ही नहीं। अब अगर देखें तो बुलडोजर एक माफिया राज के खात्मे का प्रतीक है। बुलडोजर के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण भी हुआ है, बुलडोजर एक ध्रुवीकरण का भी प्रतीक बना उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो आप ये कह सकते हैं कि बुलडोजर ने जो जमीन तैयार की और विपक्ष की जमीन जो खोदी, वो उसका लाभ बीजेपी ले रही इस चुनाव में। शैलेंद्र, बिल्कुल। हनुमंत जी, लगातार आधी आबादी की चर्चा इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत देखने को मिली। शायद ही मैंने 90 के दशक के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को इस तरह नहीं देखा कि वो आधी आबादी की, महिलाओं के हित की बात, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती नजर आई। आधी आबादी की शुरुआत इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने की, लेकिन चुनाव की आखिरी दौर तक आते आते कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के द्वारा या बाकी बीजेपी के नेताओं के द्वारा उसे भुनाने का काम किया गया। देखिए, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, तो महिलाओं का एक जो वोट प्रतिशत है, उसका बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटी रोमियो स्क्वाड या सुरक्षा, संरक्षा, कानून व्यवस्था, इन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती आई है कि उसके राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं, और कहीं ना कहीं ये डाउन द लाइन ये मैसेज पर्कुलेट भी हुआ है। तो इसमें जब कांग्रेस लेकर के आई एम्पावरमेंट के रूप के प्लान के रूप में कि महिलाओं का सशक्तिकरण, तो उसको लोगों ने लाइक किया। लेकिन चूंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ाई में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रुझान रहा है वो बहुत ज्यादा उसका फायदा होता हुआ कांग्रेस को नहीं दिखा। मुद्दा जरूर था, और इस मुद्दे को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से भुनाया बजाय कांग्रेस के। क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करें, जो आपने आंकड़े दिखाए हैं, तो उसमें कांग्रेस का वोट शेयर कोई बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की सीटें पिछली बार से कोई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर नीचे गिरती हुई दिख रही हैं। करीब करीब 100 सीटों का नुकसान होता हुआ भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि क्लोज कंटेस्ट हो सकता है, कि जब कभी कोई गिरावट आती है तो वो गिरावट कहां तक हो सकती है ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी सेफोलॉजी का नियम है, ये भी चुनावी गणित का नियम है कि कोई भी दल, जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 40% वोट शेयर पे थी, और कोई भी दल बहुत ज्यादा वोट शेयर किसी का नहीं गिरता है, इतना नहीं गिरता है कि वो एकदम सत्ता से बेदखल हो जाए। अगर उसका वोट शेयर 40% था तो, और उसी तरह से समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 21% था। तो उस लिहाज से भी देखें तो समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सरपास करने के लिए एक बहुत बड़े वोट शेयर की जरूरत थी। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरा चुनाव है ये गैर यादव ओबीसी वोटों के मूवमेंट पर टिका हुआ है। अगर गैर यादव ओबीसी वोट भारतीय जनता पार्टी से छिटक के, जो कि 2017 में उनके साथ में थे, अगर उनसे छिटक के बड़ी मात्रा में अगर ये अखिलेश यादव की तरफ जाते हैं, तो इसका जो वास्तविक आंकड़े आएंगे 10 तारीख को, उसमें अखिलेश यादव को लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते हैं, तो जो आंकड़े आपने दिखाए हैं, हो सकता है कि ये आंकड़े सही साबित हो। मैं एक चीज आपसे, आपने चूंकि वोट परसेंट का जिक्र किया हनुमान जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये बसपा का जो इस एग्जिट पोल को अगर हम आधार लें, जो पीपुल्स पर्स ने किया है, बसपा का वोट प्रतिशत भी घटा है, करीब 16% इसमें दिखा रहे हैं ये। पिछले चुनाव में ये 21-22 के आसपास था। हाँ। और अगर दलित आबादी को ही हम देखें तो दलित आबादी भी इतनी ही लगभग है कि वो एक बसपा के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट मानी जाती, खासकर जाटव वोट। जी, क्या इसका इंपैक्ट भी नतीजों पे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गैर जाटा वोट है, जैसे हम गैर यादव वोट की बात करते हैं, ओबीसी वोटों की बात करते हैं, कि ओबीसी वोटों का जो एक बड़ा चंक है वो जिसके साथ जाएगा वो सत्ता के करीब पहुंचेगा। बिल्कुल। उसी तरह से देखिए, जो गैर जाटा वोट है, यानी कि जो 13-14% का एक जाटा वोट मायावती के साथ में रहता है, हमेशा मायावती के साथ में रहता है, उसमें बहुत ज्यादा बिखराव नहीं होता है। लेकिन उसके ऊपर जो गैर जाटा वोट है वो भी फ्लोटिंग होता है, और वो पिछली बार बीजेपी के साथ दिया था। और मुझे नहीं लगता है कि वो वोट
इस बार अगर ये 16% का आंकड़ा है, मायावती का वोट शेयर अगर घटा है, तो कहीं ना कहीं जो गैर जाटा वोट है वो जाकर के बीजेपी में गया है। इसका ज्यादा लाभार्थी फैक्टर भी इसमें काम कर सकता है, क्योंकि इस वोट बैंक को लाभार्थी योजनाएं ज्यादा बिल्कुल प्रभावित। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शिवम जी। क्योंकि देखिए ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट नहीं होता है। बिल्कुल। जो आपका गैर जाटा हो, या तो वो कांग्रेस में जाएगा। अब आप कांग्रेस में वोट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा रहे हैं, तो आखिर ये जो गैर जाटा वोट वो बीजेपी में शिफ्ट हुआ, ये कहां गया? ये अब बीजेपी में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, और ये बीजेपी में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है, इसीलिए बीजेपी को सीटें आती हुई दिखी। यानी इस एग्जिट पोल के मुताबिक जो आप गैर यादव ओबीसी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये भी किया कि ओबीसी में उन्होंने वर्गीकरण किया, तो जो एक गैर यादव ओबीसी पार्टियों के नेताओं की जो एक गठजोड़ बनाया अखिलेश यादव ने, जो वोट प्रतिशत उनका बड़ा भी है, जो एग्जिट पोल में दिख रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट बीजेपी ने गैर जाटव दलित वोट बैंक से कर लिया है। हाँ, देखिए ये जो प्लस वाले वोट हैं, वो जिनकी शिफ्टिंग इधर से उधर हो रही है जी। अब जैसे बीजेपी ने एक बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग तैयार किया, कहीं ना कहीं से उसका लाभ तो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और जो राशन फैक्टर की बात शुरू से बीजेपी करती आई है, उसका फर्क पड़ा है। सीधे दुर्गेंद्र जी के पास आएंगे, हमारे प्रधान संपादक हैं, चर्चा में बने हुए हैं। दुर्गेंद्र जी, राशन फैक्टर शुरू से हावी रहा, आखिरी में लड़ाई इस बात की आ गई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण बड़ा चर्चा में रहा कि मोदी का नमक खाया, एक महिला ने ऐसा कहा। उसके बाद जब प्रियंका गांधी ने उस बात को लेकर तंज कसा, तो प्रधानमंत्री ने यह कहा कि नमक हमने खाया है आप लोगों का। तो कहीं ना कहीं राशन फैक्टर काम किया है, क्योंकि तमाम ऐसी जो दलित आबादी की बात करें, सबसे ज्यादा फायदा है राशन का उन्हीं को पहुंचा है। और अगर दलित बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है, अगर जाटो वोट बैंक को हटा दें, तो जो तस्वीर है, जो आंकड़े हैं, ये बयां कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, अगर देखें तो राशन फैक्टर में जो आपने कहा कि लाभार्थी सिर्फ दलित लाभार्थी नहीं है, जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो मतदाता है वो भी बड़ा लाभार्थी है। 19-20 कोई हो सकता है कि भाई आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अगर दलितों की आबादी 21-22% है, तो जो अल्पसंख्यकों की आबादी 19% है, तो हो सकता है कि 1-2%, 3%, 4% दलित आबादी जो हो उसको ज्यादा लाभ मिल गया हो और मुसलमानों को कम मिला हो। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि जो लाभार्थी है वो बैलेंस कर रहा है। केवल अकेले आप सिर्फ ये मत मान लीजिए कि सारा लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जो लाभार्थी है, गरीब है, जो दलित है, अगर दलितों की ही बात आप करते हैं तो उसमें आप देखिए कि एक बड़ा वर्ग मुस्लिमों का भी है, जो कतई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। किसी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला नहीं। और अगर कोई नेता इस भ्रम में है कि कोई मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग है। इसके अलावा भी तमाम तरीके के, अभी हमने आपने तमाम कार्यक्रमों में कुछ वीडियो वायरल दिखाए कि तमाम बीजेपी के विधायक, मिनिस्टर ये कहते फिर रहे हैं कि तेल हमारा खाया, नमक हमारा खाया, बिजली हमारी जलाई, अब वोट साइकिल को। तो ये हताशा भी दिखी। तो आप ये जो हताशा है, इसको आप यूं ही हवा में नहीं उड़ाते सकते। चलिए मैं एक चीज, निश्चित तौर पर मैं 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप 2 मेहमान और हैं और इस लगातार मेहमान जुड़ते रहेंगे। शैलेंद्र, मैं एक बहुत संक्षेप में दुर्गेंद्र जी से एक प्रश्न करना चाह रहा था। एक दुर्गेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा था, अगर बड़े कॉन्टेस्ट में इसको देखें, यूपी का इलेक्शन सब इसलिए बहुत बारीकी से देख रहे थे, समझ रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं 24 का इलेक्शन लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मैं दुर्गेंद्र जी आपसे समझना चाह रहा था कि जो ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर ये एग्जिट पोल में तब्दील हो गए, जो कि आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत अभी खींचतान होगी या दोनों पार्टियां घटेंगी बढ़ेंगी, तो आप इसको किस तरह से आगे की राजनीति के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा दिलचस्प प्रश्न आपने पूछा है शिवम। मैं समझ रहा था इस तरह का प्रश्न आपकी तरफ से आने वाला है, क्योंकि मैं आपको जानता हूं कि इस तरह के प्रश्न आप करते रहते हैं बीच बीच में, और न्यूज रूम में भी करते रहते हैं। मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि ये देश की राजनीति में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आती है और बहुमत के साथ आती है, तो योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं इस बात को कह रहा हूं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर भी होंगे 24 में? नहीं, अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। ये बात हो सकता है किसी को बुरी भी लग जाए कि मैं कह दूं कि हाँ होंगे,
तो ये बुरी भी लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये न केवल देश की बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उसमें भी बहुत बड़ा उलटफेर और परिवर्तन करेगी। ये तो निर्विवाद रूप से योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय स्तर पे, मुझे लगता है कि आप इसको और बेहतर बताएंगे कि इसके बाद कोई बचता नहीं है हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर। और हमारे दो और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र, तारुफ कराएंगे उनसे। हमारे साथ अजय कुमार जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम सारे वर्षों का आपको अनुभव है सर, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ आलोक भदौरिया हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, खासा अच्छा अनुभव है आपका, राजनीतिक पार्टी के जो एजेंडे हैं उनको आप भली भांति समझते हैं, जानते हैं। रणविजय सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई वर्षों का अनुभव है, अखबार से लेकर टेलीविजन तमाम प्लेटफॉर्म्स में आपने काम किया, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बिलाल सब्जवारी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति उसको बाखूबी आप समझते हैं। सबसे पहले अजय कुमार जी आप ही के पास आएंगे। तमाम सारे मुद्दे इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में उछले, क्या लगता है जो बीजेपी ने बढ़त बनाई है, हालांकि कहा जाता कांटे का मुकाबला है, समाजवादी पार्टी इस बार वापसी कर सकती है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, क्या लगता है कौन से फैक्टर हावी रहे? शैलेंद्र जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम 2017 का चुनाव ले लें तब भारतीय जनता पार्टी 312 और सहयोगी दल 13, 325 सीटें उसे मिली थी। और तब मुख्यमंत्री का कोई चेहरा इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया था। योगी जी बाद में आए जब बहुमत मिल गया उनको। लेकिन इस बार बड़ा विचित्र स्थिति ये रही है कि योगी जी की और केंद्र में मोदी जी की जो बीच में टकराव हुआ अरविंद शर्मा को लेकर के या और मुद्दों पर लेकर के या मुख्य सचिव को लेकर के, उससे भी एक चीज तो यही है कि उधर आपके मौर्य जी कहने लगे, केशव मौर्य की चुनाव होगा और जो विधायक चुनेंगे वो होगा। खैर वो है, योगी जी बनेंगे ये निश्चित रूप से, कोई दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मिथक भी रहा है 1947 से लेकर के आज तक। गोविंद वल्लभ पंत, सीबी गुप्ता, संपूर्णानंद से लेकर के और योगी आदित्यनाथ अब तक, योगी आदित्यनाथ जी ने एक मिथक तोड़ा है, वो ये तोड़ा है कि नोएडा जो जाता था वो मुख्यमंत्री 5 महीने 4 महीने में हट जाता था। योगी आदित्यनाथ 5 बार अपने कार्यकाल में नोएडा गए और आज भी कुर्सी पर बने। दूसरा मिथक जो है 1947 से लेकर के आज तक कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार, लगातार मैं कह रहा हूं दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली। तब आप कह रहे हैं 312 पिछली बार थे, इस बार क्या आएंगे ये परिणाम होगा। और अगर कहीं जोड़ तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो जो तस्वीर दिखा रही, जो हमारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, चाहे हम पीपल्स पल्स की बात करें, तमाम टेलीविजन में हम इस वक्त देख रहे हैं, जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है उससे तो लग रहा है बहुमत बीजेपी के लिए आसान होगा। हमारे साथ सुभाष झा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जमीनी मुद्दों को अच्छे से जानते, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर खासी आपकी पकड़ है। सुभाष जी आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। सुभाष जी आप ही से सवाल है, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि सीधा जुड़ाव उत्तर प्रदेश की राजनीति का दिल्ली की सत्ता से होता है। 2024 के लिए अब राह आसान होने वाली है। सलेन जी, अगर योगी जी इस बार आ जाते हैं तो जरूर उनकी राह आसान होगी, मुझे लगता है। लेकिन जो जमीनी सच्चाई है, जो मैं उत्तर प्रदेश को जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सीटों का ज्यादा हेर फेर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये मुश्किल से समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच जो अंतर होना चाहिए, मुश्किल से 20 सीटों का अंतर होना चाहिए, इससे ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो बहुत जगह जो आप आंकड़े और एग्जिट पोल, तो आप उसका अपना पैमाना है एग्जिट पोल करने का, मैं उससे अलग राय नहीं रखता। लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा कि जहां 1000 के अंतर से 10,000 के अंतर से वोटों का जहां अंतर होता है, वहां एग्जिट पोल नहीं समझा पाता है, वो गणना नहीं कर पाता, उसका पैमाना नहीं पकड़ पाता है। और मुझे लगता है कि ऐसी कई सीटें, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, सेंट्रल यूपी में, अच्छा हर जगह मुद्दों का फैक्टर भी अलग अलग रहा। पश्चिमी यूपी में किसान मुद्दा ज्यादा हावी रहा, मध्य यूपी जो है वहां जो है वो किसान वाला
आवारा पशुओं का मुद्दा जो है वो ज्यादा रहा। इधर जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण अपेक्षाकृत दूसरे क्षेत्रों से, उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से वो गणित यहाँ ज्यादा हावी रहा। और दूसरा, आप सपा के साथ एक चीज आप देखेंगे, आप जो अभी कह रहे थे हमारे मित्र जो लाभार्थी वाला बात है, तो लाभार्थी बात अगर भाजपा के साथ जुड़ा है तो वो पेंशनधारी का जो उन्होंने कहा कि हम पेंशन देंगे अखिलेश ने, ये उनके साथ पॉजिटिव भी हुआ है। और ये लगभग पेंशनधारी जो है 1 करोड़ लोग हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम के फासले से दोनों के बीच अंतर होना चाहिए। और ये कह पाना अभी के समय में कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो आंकड़े हैं उसमें अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता और करीब आ सकती हैं दोनों पार्टियां। आप बने रहिए, सुभाष जी वापस आपके पास लौटेंगे। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद लगातार हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा एग्जिट पोल। इस वक्त हम बात कर रहे हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश के जो पीपल्स पल्स के जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि हाँ, बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी की जो सीटें हैं वो हमारे सर्वे के मुताबिक 220 से 240 सीटें बता रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पीपल्स पल्स एग्जिट पोल आपको इस वक्त बता रहे हैं एग्जिट पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 240 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स का ये एग्जिट पोल है। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में है इस बार, उसकी सीटें 148 से 172। तो फिर से योगी सरकार सत्ता में वापसी कर रही है। पीपल्स पल्स एग्जिट पोल के ये अनुमान आपको लगातार हम बता रहे हैं। बीएसपी और कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। तो बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति वही है जो 2017 में थी, उससे बेहतर नहीं हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीटों में बढ़त जरूर बनाई है। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि एक बार समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमारे साथ बिलाल सब्जवारी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको बाखूबी समझते हैं, जानते हैं। इसके अलावा केसी जैन भाजपा नेता हमारे साथ जुड़ गए। केसी जैन साहब, आपका भी स्वागत है। आलोक भदौरिया जी के पास आएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, जैसा कहा जा रहा था आखिरी फेज के चुनाव तक कि कांटे की लड़ाई है, कोई भी सत्ता में आ सकता है, लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं इस वक्त बीजेपी वापस सत्ता में आ रही। तो मिथक की जो बात थी कि दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बनता है कोई, अब क्या कहना है इस पूरे मामले पर आपका? देखिए, पिछले एक दशक से भारत की राजनीति है उसमें जबरदस्त परिवर्तन आया है। अगर आप देखें तो किसी भी दल को जनता या तो नकारती है या सिर माथे उठाती है। या आप देखिए कि जब पहले मायावती आई थी, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती भी आई थी, पूरे बहुमत से आई थी। उसके बाद अखिलेश आई, ये भी बहुमत के साथ आई। भाजपा आई, ये भी बहुमत के साथ में आई। अब कुछ और राज्यों की तरफ चले, आपका राजस्थान बहुमत, हरियाणा में जरूर थोड़ी सी दिक्कत आई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ बहुमत, मध्य प्रदेश बहुमत, उत्तराखंड बहुमत, पंजाब बहुमत। तो अब आप देखिए तो इससे मतलब एक आपको पूरे भारतीय जनमानस का एक अंदाज मिलता है कि वो बहुमत की तरफ ले जाती है या तो नकारती है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश थोड़े से एक अलग मुहाने पे खड़ा हुआ है, एक ऐसे मुकाम पे जहां पर आप ये मान करके चलिए कोई लहर नहीं है, ना सत्ता विरोधी कोई बहुत ज्यादा लहर है। जमीनी स्तर पर टेलीविजन चैनल पे आप छोड़ दीजिए, अखबार के विज्ञापनों को छोड़ दीजिए, तो सत्ता विरोधी लहर बहुत ज्यादा नहीं है। तो दूसरी तरफ अखिलेश को सत्ता में बिठाने की लहर भी बहुत तेज नहीं। अब सवाल यह है कि तो फिर मामला क्या है? भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, नहीं बना। अब मुद्दा क्या बना? बेरोजगारी, महंगाई। अब एक बात यहाँ पर आपके जो प्रधान संपादक ने कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ दुर्गेन जी की बात से, कि एक लाभार्थी का एक बड़े भाजपा के खेमे में भाजपा का जो सर्वोच्च नेता से लेकर जो ब्लॉक स्तर तक का नेता, वो एक ही चीज कर रहा है कि हमने तो लाभार्थी खड़े किए थे। लेकिन उस लाभार्थी में सेम आप हर वर्ग के लोग हैं, अति गरीब में आपको मुस्लिम भी हैं। तो जो लाभार्थी की जो संख्या है उसको थोड़ा सा एक कम कर, उसको उतने के वोट पूरे के पूरे भाजपा की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब सवाल है कि तो भाजपा को फिर मिल क्या रहा है? भाजपा को मिल क्या रहा है और सपा को क्या हासिल हो रहा है, या भाजपा गवा क्या रही है? अब सवाल यह है कि अगर 37.3% वोटों के आधार पर भाजपा ने अच्छे खासे वोट ले जाती है, लेकिन अगर 8-10% अगर वोटों का हेरफेर हो जाता है
आप ये कहेंगे कि ये तो बहुत ही बड़ा असर डालेगा। अब सवाल है कि असर होगा या नहीं होगा। अब हम लोग इस पे जाते हैं। ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बसपा ने 2017 में गिरी परिस्थितियों में भी 21% के आसपास वोट हासिल किया था। अब सवाल है कि ये क्या ये 15 पे जाएंगी? भाजपा में आने की एक बड़ी वजह ये रही थी कि बीएसपी को तमाम जगह सीटें भले ही ना मिली, लेकिन उनका एक अपना जो एक वोटिंग जो एक तबका था वो इंटैक्ट रहा। उसमें इन्हें कोई ज्यादा सेंध नहीं लगा पाया। अदर देन जाटव उसमें जरूर सेंध लगी थी, लेकिन जो उनका जो एक कोर वोटर था वो उनके साथ ही बना रहा। अब इस बार क्या होगा? पिछली बार तो ये था कि मुस्लिम के साथ में ये दिक्कत थी, मुस्लिम के वोटों का विभाजन हुआ था। अब क्या विभाजन हो रहा है? इस बार मुस्लिम वोटों का बिल्कुल साफ आ रहा है कि विभाजन नहीं। तो अब क्या स्थिति बन रही है? अब दूसरी स्थिति, अगर बीजेपी का जो एक और जो एक तुरुप का जो पत्ता है, एक हम लोगों को उसको भी देखना चाहिए। जब बीजेपी ने देखा कि जब पहले दूसरे तीसरे फेज में जब उसको अच्छी बढ़त नहीं मिली, या कहना चाहिए उसको सीटों के बचाने के लाले पड़े हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दूसरे तीसरे फेज में भाजपा साफ हो रही है। मैं तो इधर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने लंबे समय तक मैं इधर संपादक रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो रही है। सपा जरूर अपनी कई जगह मौजूदगी अच्छे तरीके से दर्ज कर रही है। ये हो सकता है कि बीजेपी को वहां पे आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, बिल्कुल सही है, उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब आगे चलिए, बीजेपी ने फिर अपना नैरेटिव बदल दिया। जैसे वो मध्य यूपी में आती है तो उसने यादवों की गुंडई की और बुलडोजर की जबरदस्त चर्चा चालू की। अब सवाल है कि यादवों की गुंडई, इसका असर कितना पड़ा? अब यहाँ पर पूरे चुनाव में, 7 चरणों के चुनाव में एक चीज का ध्यान रखिएगा, बीजेपी का जो भी था उकसाने वाले जो भी बयान थे, समाजवादी पार्टी में अखिलेश ने एक चुनाव अच्छा लड़ा कि उसने अपने किसी भी कार्यकर्ता से लेकर प्रवक्ता तक को भड़कने नहीं दिया। यादवों की गुंडई जो पहले के चुनावों में देखते थे, इलेक्शंस में जो रिएक्शंस आते थे सामने बड़े नेताओं के, वो सेल्फ गोल साबित हो जाते थे, ऐसा नहीं रहा। लेकिन एक चीज और देखिए, दूसरा तबका जो एक मुस्लिम तबका है वो भी बहुत शांत रहा। मुस्लिम तबके ने शांत होकर बंगाल में क्या नतीजा दे दिया, हमको ये इतिहास नहीं भूलना चाहिए, इसको अभी 1 साल भी नहीं हुआ। वही स्थिति इस बार भी आ रही है। इस बार यादव भी शांत है, इस बार मुस्लिम भी पूरे शांत है। तो अब हमको समझना होगा कि मामला क्या है। तभी इसीलिए ये नतीजों तक पहुंच पाना ड्यूरिंग इलेक्शन बहुत मुश्किल था दोनों ही पार्टी के लोगों के लिए। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही उसमें अब ये कहा जा सकता है बीजेपी जो है दोबारा वापसी कर रही है। वापस हमारे साथ रणविजय सिंह बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। रणविजय सिंह जी, कैसे देखते हैं जो सर्वे के नतीजे हैं? बीजेपी को 220 से 240 के बीच सीटें मिल रही, तो ये माने कि मैंडेट मिल जाएगा, या फिर जो परसेंटेज है 38% बीजेपी को है, 35% समाजवादी पार्टी को है, 3% का जो फर्क है ये फर्क मिट भी सकता है? देखिए, हर कोई बीच अपने बातों में इस बात को छुआ है। अगर बीजेपी के मैं आंकड़ों का जो सर्वे हुआ है उसका सम्मान करता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो जमीन पर दिखा है, जो जमीन पर है, वो हमको अगर यही सच उतरता है तो हमको लोगों को अपने दृष्टि में और सोच को पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। क्या जैसे अभी विश्लेषक हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि नैरेटिव जो है चेंज हुआ, तो यादवों की गुंडई और बुलडोजर ने काम किया, लाभार्थी ने काम किया। मैं एक दोनों सवाल को इस तरह से रखना चाहता हूं कि लाभार्थी का जो आज 7वें चरण में हुआ, इसमें जो जिले हैं उसमें जो है 36 लाख लघु और सीमांत किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिली। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20% कम मिले। सरकार ने ही इस बात को अपने आंकड़ों में मांगा है, लेकिन अनधिकृत तौर से लोगों का एक आंकड़ा कहता कि ये 30% के करीब है। इस तरह से आप सोचिए कि ये लघु सीमांत जो है पश्चिम को छोड़ करके ये मध्य में भी है,
वहां भी कुछ कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही होगी। दूसरा जो है मुस्लिम, क्या वो जो लाभार्थी की कैटेगरी में आता है, क्या उसके हृदय परिवर्तन हुआ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जब इसको आप कंक्लूड करेंगे तो आप अपने जो भी सवाल इस चुनाव में तैरते रहे हैं उनकी समीक्षा करना आपके लिए लाजिमी होता है, आपको उसको करना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी को कोई शक नहीं है कि वहां एकदम लड़ाई थी और वहां अपर हैंड है विपक्ष का। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वांचल अवध में लेकर के जो ये सवाल उठ रहा है, ये यहाँ पर जो जातीय समीकरण है उनका संतुलन जो है, जिस तरह से गठबंधन बना है और बिखरा है, तो इसके माने ये होगा कि वो कारगर नहीं रहा। गैर यादव जो बैकवर्ड है, वो उनमें वो उस तरह का गोलबंदी नहीं दिखी हुई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं चुनाव से ठीक पहले जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री थे, चाहे वो दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो समाजवादी पार्टी में गए थे। कहा जा रहा था बीजेपी उसमें डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे उसमें कह सकते हैं बीजेपी ने जो कोशिश की वो शायद नतीजों में रंग ला रही। हमारे साथ बिलाल सब्जवारी बने हुए हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को खासी अच्छे से समझते हैं। बिलाल जी, जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की थी और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी और पोलराइज करने की बात सामने आ रही थी, तमाम बयानों का जिक्र हो रहा था, जिन्ना पाकिस्तान के जरिए घेरने की कोशिश थी अखिलेश यादव को, शायद उसके बाद धीमे धीमे बीजेपी उन मुद्दों को छोड़ती चली गई। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा? देखिए, जो आज चर्चा का विषय है, आप एग्जिट पोल को आधार मानकर चर्चा कर रहे हैं। मैं क्वालिफाइंग रिमार्क्स के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमें खासतौर से पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल नहीं भूलना चाहिए। इस क्वालिफाइंग रिमार्क्स के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। मान लीजिए अगर ये एग्जिट पोल सही है तो फिर जो अभी आपने 31% बेरोजगारी, 28% महंगाई, या ये कहिए कि 31% महंगाई और 28% बेरोजगारी का जो आपने दो महत्वपूर्ण अभी लिस्टेड किए आंकड़े, और उन अगर आंकड़ों के अकॉर्डिंग इसको ड्राइव करना चाहे एग्जिट पोल को, तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है एग्जिट पोल में और मुद्दों में मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से अभी दिखाया गया कि 31% बेरोजगारी रहा, प्रतिशत बेरोजगारी का मुद्दे का, और 28% महंगाई का रहा है। तो अगर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जिट पोल को ड्राइव करें तो मेरा ख्याल है कि इस एग्जिट पोल के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे और स्लाइड नजर आता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके अकॉर्डिंग जो आपने मेरे को प्रतिशत दिखाया मुद्दों का अगर ऐसा नहीं है, तो फिर वो कौन सी व्यवस्था थी अंडरकरंट जो काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए? तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा है, आज इस बात को दोहरा रहा हूं कि महिला सुरक्षा का मुद्दा खासतौर से युवा महिलाओं में बहुत अंडरकरंट काम कर रहा था। साथ ही साथ लाभार्थी योजनाएं वो बहुत अंडरकरंट काम कर रही थी। ये वो लाभार्थी योजनाएं हैं जो समाज के उन गरीब तबकों को लाभ पहुंचा रही थी जो एक छोटी सी उम्मीद के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। तो ये दो अंडरकरंट चीजें थी। साथ ही साथ ये एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा काम कर रहा था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कि पिछली सरकार की जो हुंडई है, आतंक है, जिसको आपने बुलडोजर के प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग करके उसको एड्रेस करना चाहा। तो ये तीन मुद्दे थे अंडरकरंट जो काम कर रहे थे। अगर प्रेजेंट एग्जिट पोल ऐसा है, अगर आप कह रहे हैं कि 31% महंगाई थी, 28% बेरोजगारी थी, अगर इस अकॉर्डिंग आप ड्राइव करेंगे एग्जिट पोल को, तो मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी जिस आंकड़े को छू रही है उसमें मेरे को और स्लाइड नजर आता है और समाजवादी पार्टी की मुझे ज्यादा बढ़त नजर आ जाती है उस क्वालिफाइंग रिमार्क के साथ कि हमें पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल नहीं भूलना चाहिए।
और मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी, पूरे पैशन के साथ इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की है। उन्होंने मोदी की छवि को भी दांव पे लगाया, मोदी की पर्सनैलिटी को भी दांव पे लगाया। समय समय पे हमें ये दिखा कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रैटेजी मेकर्स थे उनमें जो रिफ्ट नजर आ रहा था, उसके चलते भी कहीं ना कहीं आदित्य योगीनाथ को बीच में साइड लाइन किया गया। लास्ट के चरणों में अवध के चुनाव के बाद देखें, पूर्वांचल में देखें या बुंदेलखंड में जब जब ये चुनाव हुआ है तो नरेंद्र मोदी ने खुद आके इस चुनाव की कमान संभाली है और मुख्यमंत्री को साइड लाइन किया। तो ये चुनाव अगर एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग आप ड्राइव करते हैं तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हालांकि स्लाइड है, काफी नुकसान हो रहा, तो फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी को पलटा है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करेंगे, अगर मुद्दे साबित होते हैं तो मेरे को स्लाइड जरूर नजर आता है। स्लाइड नजर आता है। जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, जिन परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हमारे साथ केसी जैन साहब बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। केसी जैन साहब, एक डायलॉग है फिल्मों का, खुश तो बहुत होंगे आज। देखिए चंद जी, खुश होने की बात तो खैर है जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों को अनुमान था और अभी भी हम लोगों को अनुमान है कि अगर आप 240 दिखा रहे हैं लेकिन 260 270 तक हम लोग पहुंचेंगे। हाँ, नुकसान हुआ है। जो हम लोगों का अनुमान था कि क्योंकि पिछली बार हमारे पास जो घटक दल को मिला लीजिए सबको मिला के 325 और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 311 सीटें लेकर के आई थी, तो ऐसे में लग रहा था, हम लोगों को अनुमान था कि 325 पिछली बार थे। और अभी आदरणीय अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पिछली बार चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और इस बार वो स्ट्रांग चेहरे के रूप में थे, उन्होंने काम भी किया। और अभी जो है बिलाल जी ने जो बात कही कि जो है योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर को प्रतीकात्मक रूप में लिया, उसको भी उन्होंने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया कि हाँ बुलडोजर चल रहा है और चलेगा, अपराधियों पे चलेगा बुलडोजर। तो जिन सारी चीजों का अगर जिस तरीके से प्रभाव हम लोग लेकर के चल रहे थे और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है आपका भी और जितना भी ओवरऑल एवरेज 250 के आसपास ही सब दिखा रहे हैं, ज्यादातर चैनल वही दिखा रहे हैं अपने अपने एग्जिट पोल में। लेकिन हम लोगों का जो अनुमान था कि हम लोग 350 है और 350 तो पहुंचेंगे, उस हिसाब से तो हम लोग बैक हुए। लेकिन अगर एग्जिट पोल को देखा जाए तब भी हम लोगों का काफी नुकसान है। जो हम लोग फायदा सोच रहे थे, फायदे के बजाय काफी नुकसान है। तो जहां तक खुश होने की बात है, खुश होने की बात ये जरूर है कि हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, फुल फ्लैश गवर्नमेंट बना रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से काम किया और जिन मुद्दों को हम लोग लेकर के चल रहे थे, तो वो उसके हिसाब से हम लोगों को वो सफलता नहीं मिली जिस सफलता का हम लोग अनुमान कर रहे थे। लेकिन हमें इस चीज के एक बात का जरूर अनुमान है कि हमारा अभी बात हो रही थी वोट परसेंटेज की कि कई बार सीटें कम होती हैं लेकिन वोट परसेंटेज डाउन नहीं होता है। तो 41-42 के अप्रोक्सीमेटली 2017 के इलेक्शन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत था, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है कुछ जगहों पे हम बहुत कम डिफरेंस पे सीटों का हमारा नुकसान हो या कम डिफरेंस में हम लोग जीत रहे हो। लेकिन इससे जो हमारा वोट परसेंटेज है तो आपको 38 में जिस प्रकार से दिखा रहे हैं 38-40 के आसपास, तो हमें उम्मीद है कि 41-42 जो हमारा वोट परसेंटेज था, वोट परसेंट हम लोगों का नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि हम भी तमाम जिलों में गए हैं और कई जगहों पे हम लोग चुनाव प्रचार में भी गए हैं और एक आम जनता की तरह भी हम लोग मिले, तमाम सारे होटलों पे, तमाम अन्य जगहों पे बैठे हैं, चर्चा की हम लोगों ने, सामान्य तरीके से भी हम लोग गए, चर्चा किए। तो हम लोगों को बढ़त यही दिखाई दी है। लगभग जहां भी हम लोग गए, सीतापुर भी गए, हरदोई गए, अवध के लगभग 8-10 जिलों में मैं गया और पूर्वांचल के भी मैं 1-2 जिलों में गया। तो ऐसे में जो दिखाई दे रहा है वो तो लग रहा है कि हम लोग अब भी, हमको उम्मीद है कि 280 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन आप लोगों का एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, कम से कम इतना तो है कि एक जो मिथक था कि दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, अभी अजय जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये भी मिथक टूटा है कि जो नोएडा जाता है वो दोबारा वो सत्ता में 4-5 महीने में नहीं रहता है। तो वो मिथक भी टूटे हैं, तो मिथक भी टूटेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए अच्छी बात है जो सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी बहुमत से सरकार बना रही। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, कुछ फेरबदल भी हो सकता है। जी, जिस प्रकार से विपक्ष के और कुछ लोगों का रूमर जो था कि भाजपा बिल्कुल सिमट जाएगी, 100 पे पहुंच जाएगी
और समाजवादी पार्टी 250-300 पहुंच जाएगी। तो वो चीजें तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गई हैं कि किस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भले तमाम दावे करती हो केसी जैन साहब की हम 300 सीटें ला रहे हैं, लेकिन आखिरी फेज में जिस तरह से ताकत झोंकी गई है, चाहे प्रदेश के नेता हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, तो उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुकाबला बहुत कांटे का है, कड़ा है, कुछ भी हो सकता है। खैर जो आंकड़े हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बिलाल सब्जवारी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बिलाल जी। अब ये कहना चाह रहा था, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, और एग्जिट पोल की वास्तविकता को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो कंडीशनली एक मैं बात यहाँ कहना चाहता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस एग्जिट पोल को अगर आप स्वीकार करके मान के चलते हैं तो इसका अर्थ ये भी एक एडिशनल पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा जो मैं करना चाहता था पहले, कि इसका अर्थ ये भी एक निकल के आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने शहरी सीटों पे परफॉर्म बेहतर किया है, साथ ही साथ जो उनका ग्रामीण क्षेत्रों में डैमेज था उसे कंट्रोल करके मैनेज किया। ये मैं पॉइंट ऐड कर रहा था। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। जी चरण था तो दरअसल आखिरी चरण में देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र था और दूसरा एक कारण ये भी था कि पिछली बार में भी हमारा वो प्रदर्शन नहीं था जो अन्य चरणों में जिस प्रकार से हमारा प्रदर्शन था, उस तरीके का प्रदर्शन हमारा जो 7वां चरण रहा, उतनी सीटें हम लेकर के नहीं आ पाए थे। जिस प्रकार से हमारे पास 36 सीटें थी, बाकी चरणों में आप देखिए 49 सीटें थी हमारे पास, कई जगहों पे हमने 50+ का आंकड़ा पार किया। तो इसलिए भी मेहनत ज्यादा की गई यहाँ पे, क्योंकि हमें इसलिए मेहनत की गई 2017 में जो कमी रह गई थी वो पूरी की जा सके। ठीक है, आलोक जी कुछ कहना चाहते हैं? आलोक जी। मैं कह रहा था कि इस चुनाव में एक हम लोग को एक पहलू को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सालों के बाद एक ऐसा चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में जो उत्साहहीनता का शिकार रहा। अब ये सवाल है कि उत्साहहीनता अगर आप देखा जाए तो ये हर वर्ग में दिखाई दी है। युवा एक बड़े तबके में था जो 2017 में, जिसने 2014 में वोट दिया, 2017 में वोट दिया, उसको उम्मीदें थी कि उसको नौकरी मिलेगी, ये सब होगा। तो बेरोजगारी एवं महंगाई के मुद्दे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला चुनाव 2017-2014 का उम्मीदों का चुनाव था, 2019 का राष्ट्रवाद का चुनाव था। ये पहला ऐसा चुनाव है कि इसमें भाजपा ने अपने सारे पत्ते फेंके लेकिन कोई भी पत्ता चल नहीं पाया, हिट नहीं हो पाया, और इसलिए भाजपा ने बार बार अपने पत्ते बदले हैं। ताश की गड्डी बुरी तरीके से फेंटी है। इसलिए इतनी जल्दबाजी में ये सोचना कि एग्जिट पोल के आधार पर कि वो पूरे के पूरे वो आराम से सरकार बना लेगी, अगर ऐसा होता तो आखिरी चरण में बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत नहीं झोंकते। जो आखिरी में 3 दिन तक रुकना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बता रहा है कि कॉन्फिडेंस में, देखिए राजनीति में एक सबसे बड़ी एक चीज होती है और डिप्लोमेसी में भी एक होता है कि आपको बॉडी लैंग्वेज देखनी होती है। तो बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है वो इनको सत्ता के करीब थोड़ा दूर दिखा रही है इनसे सत्ता से। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 120 सीट पे बीजेपी आकर के रुक जा रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा। नहीं आलोक जी, जो बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, ये बॉडी लैंग्वेज अभी कुछ दिन पहले दिखाई दे रही थी और चुनाव के आखिरी फेज में तमाम नेताओं के चेहरे और बॉडी लैंग्वेज ये बयां भी कर रहे थे। तो लेकिन ये जो अब सर्वे के जो आंकड़े हैं तो कहीं ना कहीं राहत भरे हैं। एग्जिट पोल पे बहुत ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता है। और बाकी जो 7वें फेज में जो आखिरी 3 दिनों में हुआ वो बेसिकली इवेंट है। अब देश काफी इवेंट देख चुका है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो समाजवादी पार्टी एकदम से सत्ता में आ रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन अगर ये जो आंकड़े हैं एग्जिट पोल के अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं तो शायद ये माने आलोक जी की जो इवेंट हो रहे हैं ये आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे और इससे बेहतर होंगे। 2017 में आप याद करिए, 2017 में 47 सीटें ऐसी थी जो 1 से लेकर 5000 वोटों के अंतर से तय हुई थी। और वो इस बार संख्या 47 की जगह हो सकता है कि 60 और 70 हो जाए। ये क्लोज फाइट है। तो क्लोज फाइट में बहुत अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर हम बहुत ज्यादा अनुमान लगाएंगे तो वो बिल्कुल भविष्यवाणी हो जाएगी, हम लोग ज्योतिषी हो जाएंगे। और मैं ज्योतिष नहीं बनना चाहता। फाइट बहुत क्लोज है। अब देखना है कि 1000 वोटों से या 5000 वोटों से कितनी सीटों पर फर्क आता है। जहां 1000 से 5000 के बीच जो मार्जिन पिछली बार रहा है और वही अगर इस बार और बढ़ता है तो शायद ये आंकड़े बिल्कुल बदल जाएं। सुभाष जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष जी, कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, राशन फैक्टर की बात की जा रही है। राशन फैक्टर को जो नवंबर से बढ़ाकर मार्च तक किया गया, क्या इसने भी असर डाला है?
सुभाष जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। सैलन जी, आ रही आवाज? जी सैलन जी, सबसे पहले मैं सारे मित्रों की बातों को मैं सुन रहा था। आप 2017 के जो चुनाव थे भाजपा के, इससे पहले वाले चुनाव विधानसभा के, उसमें बहुत सारी संभावनाओं पर, बहुत सारे ख्वाब पर, बहुत सारी चीजों को लेकर के सब विभाग पर भाजपा ने लोगों को अटैक किया था। उसमें राष्ट्रवाद भी था, उसमें वंदे मातरम भी था, उसमें हिंदू मुसलमान कार्ड भी था, बहुत सारी चीज थे, भ्रष्टाचार भी था, बेरोजगारी भी थी, सारी चीजें थी और 3 तलाक भी था। लेकिन अब जो है, अब इन 5 सालों में आपको एक चीज गौर करना पड़ेगा। वो गौर ये करना पड़ेगा कि पिछले साल के चुनाव में जो बॉडी लैंग्वेज, जो चीजें, जो उछल कूद मुसलमानों में या यादवों में जो दिखाई दे रही थी, इस बार बड़ी साइलेंटली आपने कहीं नहीं देखा होगा, बहुत ही परिपक्वता के साथ मुस्लिम वोटर और यादव वोटर उसने वोट किया। पश्चिमी यूपी में अब देखिए इनका वोट कटा कहाँ। पिछले साल यादवों ने वोट, आधा वोट यादवों का गया था भाजपा के साथ, 40%, 45%, 50% भी कर सकते हैं। वो यादवों का वोट भाजपा के साथ गया। जाटों का वोट, गुजरों का वोट, मैक्सिमम वोट भाजपा के साथ गया। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर मुस्लिम महिलाओं में 50-60% वोट जो है वो भाजपा को मिला था, छुप के चुरा के, जैसे भी। ये सारे चीज भाजपा के साथ थे, जो इस बार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, जो ये हरिजन और दलित और ओबीसी का जो वोट था, उसमें से दलित वोट, मायावती का जो वोट था, बसपा का जो वोट था, वो भाजपा में शिफ्ट किया था पूर्णतः अच्छी तरीके से। यही तो कारण था कि बसपा हारी तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि इस बार तीसरी बार जो स्वर्ण कास्ट थे, स्वर्ण जातियां थी, उन्होंने दिल खोल करके उनका 90%, 90+ वोट जो है वो भाजपा को मिला था। इस बार क्या नहीं हुआ भाजपा के साथ वो देखिए। ब्राह्मण वोट जो है वो 40% वोट जो है भाजपा का कटा है। वो वोट चाहे सपा के साथ गया हो, चाहे कांग्रेस के साथ गया हो, या कैंडिडेट वाइज लोगों ने वोट को शिफ्ट किया, लेकिन ये हुआ है, नतीजे आएंगे, दिख जाएगा। दूसरा, जो जाट वोट था, गुज्जर वोट था, उसमें से किसान वाला मसला लेकर के पश्चिमी यूपी में हमारे साथी लोग बता ही रहे हैं, वो बहुत सारी कटौती हुई जो भाजपा के साथ नहीं गया। तीसरी बात, जो यादव वोट इस बार एकमुश्त वोट सपा के साथ गया है। मुस्लिम वोट में महिला वोट जो गया था भाजपा के साथ, वो इस बार नहीं गया है। अब रह गई, हमारे मित्र लोग बोल रहे थे, आप ही बता रहे हैं, डाटा का सर्वे है कि बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो ये बेरोजगारी महंगाई तो मुद्दा था ही, इसके साथ भी कई स्थानीय मुद्दे थे जिसको भाजपा टेकल नहीं कर पाई। और बार बार अपने ताश के पत्ते को बदलना, आप देखते होंगे कि भाजपा की स्ट्रेटजी होती थी, जो मुद्दा शुरू से लेके भाजपा चलती थी और चुनाव के आखिरी तक सब वही बोलते थे और उसी आधार पे चुनाव लड़ते थे। इस बार आप उत्तर प्रदेश चुनाव में ये गौर कीजिए, बार बार इन्होंने अपना तरीका बदला, बार बार इन्होंने अपनी रणनीति बदली। ये बताता है कि इसका मतलब जो पहला फेज हुआ, दूसरा फेज हुआ, तीसरा फेज हुआ, आप एक फेज में जो हुआ उससे आपको पता था कि यहाँ हम थोड़े पीछे छूट गए। अब आप आइए 4 भाग में बांटिए उत्तर प्रदेश को। पहला जो चुनाव हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसमें आप ये सभी मान रहे हैं कि उसमें जो है अपर हैंड है सपा। अब आइए इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य सेंट्रल यूपी, ये इस जोन में सारे लोग यही कह रहे हैं, सारे एनालिसिस, अभी तक जितने एनालिसिस आए हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि बहुत कांटे की टक्कर है। यानी अपर हैंड सब जगह कांटे की टक्कर में सपा है, और अपर हैंड पश्चिमी यूपी में कौन है? सपा है। इसका मतलब सभी जगह कांटे का टक्कर प्लस सबसे आगे सपा। तो ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि भाजपा जो है इतनी सीटों के अंतर से भाजपा जीत रही है। दूसरी, हमारे मित्र ने कहा, सही कहा कि 40 सीटों में पिछले बार जो है बहुत कम के अंतर से फैसला हुआ था, इस बार ये परसेंटेज बढ़ेगा। ये कई सीटों के साथ होना है। इसलिए मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा नजरिया है कि मुझे लगता है कि इस बार अगर भाजपा और सपा के बीच अगर फासला होता है तो वो बहुत कम का फासला होगा। जो ये 40 और ये 30 जो हम लोग देख रहे हैं, 35-45 देख रहे हैं, ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ। बाकी चीज तो 10 को आएगा, हम लोग देख ही लेंगे, हम और आप, ये हमारा और आपकी, हम लोग संभावना तलाश रहे हैं। एग्जिट पोल क्या है? बिल्कुल, जो सर्वे के आंकड़े हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो कम मार्जिन की सीटें जो पिछली बार थी, 30-40 जो भी सीटें थी, उन सीटों की संख्या अगर बढ़ती है और कम मार्जिन में अगर समाजवादी पार्टी बाजी मार लेती है तो फिर स्थिति क्या होगी,
उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। वो भारत जहां विकास झलकता है भविष्य की मुस्कान में, अपनों की सेहत में, लहलहाती हरियाली में। वो भारत जहां विश्वास दिखता है सुरक्षा के एहसास में, आत्मनिर्भर होते सपनों में, दिलों को जोड़ती दौड़ती सड़कों में। वो भारत जहां सबका प्रयास जुड़ता है नए भारत के निर्माण के लिए, आयकर से दिए हमारे योगदान में। तो आप भी अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 100% 15 मार्च 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार।